नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, जिसके तहत टोटल 25 वीडियो आने वाली है, तो इस 25 में से आप आज चौथा वीडियो को वॉच कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के कुछ शर्त होते हैं, जैसे एक प्रश्न के साथ कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। आपको इन एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से समझना परखना है। दोस्तों, इस सीरीज को आप शुरू से अंत तक अटेंड करके एग्जाम देने जाइएगा। इसकी फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगी। जैसे पास्ट में हमने कई सारे क्लास में आपको जो है प्रैक्टिस सेट चलाकर फ़ायदा पहुंचाया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, अमोनियम आयनों को नाइट्रेट्स में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं। जो अमोनिया की जो आयन होते हैं उसे अगर आप नाइट्रेट में ले जाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाइट्रीकरण कहते हैं। ऐसे नाइट्री शब्द से क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है कि पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, तो आप कहते हो दादा कि ये नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल नाइट्रेट के रूप में करता है। नाइट्रोजनी उर्वरक सबसे मशहूर कौन सा है भैया? यूरिया। यूरिया जो है ये नाइट्रोजनी उर्वरक में सबसे फेमस है। यूरिया का जो है आविष्कार किसने किया था या खोज किसने किया था? तो बोल्हर ने किया था। यहाँ मैं नाइट्री शब्द से ये बता दिया हूँ, ऐसे ही बताते चलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है। एक और प्रोसेस इस प्रकार के आता है जिसका नाम है ना हाइड्रोजनीकरण। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वनस्पति तेल होते हैं उससे कृत्रिम घी, डालडा आपने गाँव घर में देखा होगा, पकवान बनते हैं इसमें। तो ये कृत्रिम घी से डालडा बनाने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब हाइड्रोजनीकरण में एक क्लू है, पूछा जाता है आपसे कि हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। उत्प्रेरक का मतलब दोस्तों कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लेकर जो है उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है, लेकिन स्वयं को बिना बदले हुए। वो जैसा इंटर करेगा वैसा ही बाहर निकलेगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया था कि गाँव घर में पहले जब दादी वगैरह जो दही जमाती थी तो उसमें जो है पुराना का सिक्का, 1 रुपये की सिक्का पुराना वाला जिस पे गेहूं की बाली छपा हुआ होता था, डाल देते थे। तो ये सिक्का जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता था और दही अच्छी जमती थी, मोटी परत बैठती थी और सिक्का बाद में निकाल लेते थे। सिक्का तो उसमें मिल नहीं जाता था। उसी प्रकार से उत्प्रेरक का काम है भाई कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, परंतु अपने आप को नहीं बदलता है। तो आपको जो है हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है? निकेल का उपयोग होता है। इनके अलावा साबुन बनाने की विधि होती है जिसे साबुनीकरण कहा जाता है। ये नाम के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा क्लू आपको जानना है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो धोने की साबुन होती है वो किसका लवण होता है, तो वसीय अम्लों के साथ सोडियम की लवण होती है धोने वाली साबुन, और सोडियम की लवण होने के कारण ये कठोर होता है। जैसा कि आप देखे होंगे रिन साबुन और लक्स साबुन, तो लक्स साबुन काफ़ी ज़्यादा आपका मुलायम होता है रिन के तुलना में, और जो नहाने वाली साबुन होती है ये पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, तो ये नर्म साबुन होते हैं और धोने वाला साबुन कैसा होगा? कड़ा होगा। इनके अलावा समुद्री जल को जिस प्रोसेस से आप साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डिस्टिलेशन कहते हैं। हिंदी में हम इसे आसवन कहते हैं। आपको मैंने डिस्टिलेशन क्या होता है बता चुके हैं कि भाई एक बीकर के सहायता से, अभी छोटा में दिखाते हैं, ये चीज़ बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ से आपको अलाव जलाना है, इसमें आपको पानी देना है, एक ऐसी नली लगी होती है और ये जो पानी का वाष्प बन के है ना, ये वाष्प जो है एक कंटेनर में दूसरे साइड जमा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? डिस्टिलेशन कहते हैं। और जो सॉलिड होता है नमक वगैरह ये नीचे में बैठ जाता है। ठीक है भाई, तो इसे आसवन कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ को आप कैसे शुद्ध करते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ का जो रिफाइनरी होता है ये प्रभाजी आसवन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रभाजी आसवन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। अगर आपसे पूछे कि कम क्वथनांक वाले चीज़ों को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो भी प्रभाजी आसवन ही बताना, यानी आंशिक पार्शियली डिस्टिलेशन इसे कह सकते हैं। इसके अलावा अमोनिया का निर्माण किस प्रोसेस से होता है? हाइबर प्रोसेस से होता है। अमोनिया के और भी निर्माण के प्रोसेस हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस आपका हाइबर प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण जब होती है तो इसमें भी कैटालिस्ट का उपयोग होता है, और कैटालिस्ट के रूप में यहाँ पे लोहे का चूर्ण या आयरन का इस्तेमाल या Fe का इस्तेमाल, ये सब एक ही चीज़ है, कहा जाता है। ठीक हुआ, मतलब किया जाता है। Fe में लोहा का सूत्र है भाई। इसके अलावा भारत में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए, भारत में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999 में शुरू किया गया था। ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अंत्योदय योजना, ये आप सभी जानते होंगे, गांव घर में डीलर के माध्यम से भी आप देखे होंगे। ये गरीब आदमी को जो अन्न दिया जाता था, तो ये 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये आपका 1995 में आया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2003 में हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में हुई थी। और जो
अभी आपका स्वच्छ भारत अभियान है, इसका शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसका 2.0 वाला बाद में शुरू हुआ है हाल में, और जो पहला एडिशन था ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था, ठीक है भाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत आपका 2000 ईस्वी में किया जाता है। तो ये कुछ योजना जो प्राचीन है, आजकल से हट के हैं, यानी मोदी गवर्नमेंट से हट के हैं, तो आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, केंदुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, केंदुली उत्सव जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के अन्य त्योहारों में आएंगे तो गंगा सागर मेला, दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस होता है पश्चिम बंगाल का। जगन्नाथ रथ यात्रा, ये एक से अधिक जगह हो जाता है। देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे फेमस आपका उड़ीसा का है। छत्तीसगढ़ में भी जगन्नाथ रथ यात्रा होता है, ध्यान रखेंगे। और आपका जो है पश्चिम बंगाल में भी जगन्नाथ रथ यात्रा होता है। तो 3 जगह मैंने बताया, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आपका कहाँ पे, उड़ीसा का तो सबसे फेमस है ये है। इसके अलावा चरक पूजा होता है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, जो आदिवासी का त्यौहार है चरक पूजा, है ना। मकर संक्रांति के जैसा ही पश्चिम बंगाल में कौन सा संक्रांति मनाते हैं, तो इसे ही पौष संक्रांति कहते हैं। और पश्चिम बंगाल का जो नव वर्ष है उसे हम पहला बैसाख या पोयला बैसाख कहते हैं वहाँ के बंगाली भाषा में, है ना। तो हम पहला बैसाख यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के कुछ त्योहारों में से हैं, जरा ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पश्चिम बंगाल में आएंगे फोक डांस के बारे में, तो काठी, गंभीरा, ढाली, बॉल, ब्रीटा वाले बताए थे क्यों किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रीटा डांस करने से चेचक जो है नहीं होता है, ठीक है। इनके अलावा कीर्तन, मरसिया, महाल, ये सभी के सभी आपको कहाँ पे मिलेगा, पश्चिम बंगाल के अंदर डांस मिलेगा। पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दादा? सुंदरबन डेल्टा है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। और इसकी सीमा भारतीय भूभाग के बाहर बांग्लादेश तक भी फैला हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ होता है? इससे भी आपसे क्वेश्चन कई बार आपने अटेंड किया होगा। मैंने आपको कहा ना, एक जैसा क्वेश्चन एक जगह रखूंगा। यहाँ पर भी आंसर बंगाल है और बंगाल की बात हो रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे रख लिया है ना। तो बंगाल में नादिया जिला में इसका गांव हुआ था, किसका भाई, है ना, चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी बंगाल का शोक जो है आप दामोदर नदी को कहते हो, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। दामोदर नदी से भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे दामोदर नदी को, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है ना। अब थोड़ा सा पीडीएफ स्कीम के बारे में बता देते हैं। पीडीएफ का प्लान कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पीडीएफ का लिंक कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आपको क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज करना है। और जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, है ना, जितने भी स्कीम, सभी स्कीम जो है आपको ग्रिड के माध्यम से एक मैसेज आएगा। जैसे ही आप मैसेज करेंगे और तब आपको जो सा भी सिलेक्ट करना है आप ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा एसएससी को जो है मेन फील्ड चुना है, एसएससी को अगर मेन फील्ड चुना है, तो मैं कहूँगा कि आप जो एसएससी की सीरीज़ चल रही है जिसमें 35 वीडियो आने वाली है, वो सीरीज़ बाय करें और 57 क्लास उसके साथ ले लें, यानी 60 रुपया में जो है आपका काम हो जाएगा दादा, ठीक है। बाद बाकी अगर आप एसएससी के अलावा अन्य एग्जाम भी देते हैं, जैसे यूपी पुलिस अभी जो आप वॉच कर रहे हैं, इस मात्र 35 रुपये का, इसमें टॉपिक वाइज सब में मुफ्त दिया जाएगा। अगर आप हमारा कोई सा भी पीडीएफ खरीदते हैं जो 25 से लेकर 90 तक है, तो विशेष जानकारी के लिए जो है आप 100 तक है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक सीरीज अभी और चलाया गया है तो भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो कोई भी पीडीएफ चाहिए, ये नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। चलते हैं बिना टाइम गवाए आगे। अगला हमारा दिसंबर 2023 के अनुसार प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले प्राक्कलन समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में होते हैं ज़्यादा 30 सदस्य। और ये 30 सदस्य कहाँ से आता है? सिर्फ लोकसभा से। एक है जी आपका लोक लेखा समिति, देखिए यहाँ पे लिखा है लोक लेखा समिति में होता है 22 सदस्य। ये 22 में 15 + 7 के रेशियो में है, 15 लोकसभा से और 7 आता है राज्यसभा से। तो सबसे पहले ये दोनों समिति में सदस्य से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक्स फॉर्म में पूछे जाते हैं, हालांकि ये करंट सेक्शन का क्वेश्चन मैंने इसे बना दिया है। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष वर्तमान में गिरीश बापट है। ये किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? तो ये बीजेपी से रखते हैं, ठीक है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। और ये कहाँ से हैं? तो ये कांग्रेस से है, ठीक है, कांग्रेस से है ये अधीर रंजन चौधरी साहब। और हमेशा जो है ना एक नियम बन गया है कि जो लोक लेखा समिति में अध्यक्ष होगा ये विपक्ष के नेता होता है, विपक्ष के नेता। तो विपक्ष की मान्यता प्राप्त में सबसे बड़ी इंडिया में कांग्रेस ही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये लोक लेखा समिति होता है ना, इसके जो है प्रतिवेदनाओं की जांच, यानी इसके सबसे जांच वाला अधिकारी कौन है? तो जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जो होते हैं ना, इस समिति के जो है प्रतिवेदनाओं की जांच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं कैग? तो किसे? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन सा आर्टिकल यूज होता है? 148। वर्तमान में कौन है? मुर्मू साहब, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में देश के 14वें कैग है, ठीक है। तो ये सब बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लोक लेखा समिति
समिति में और आपका प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं बता ही दिए। ये जरूर याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा से ही सदस्य इलेक्ट होते हैं, न कि राज्यसभा से। इनके अलावा लोकसभा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, विपक्ष के नेता, बता दिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रियंक कानूनगो, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान लोकपाल कौन है भाई, प्रदीप कुमार मोहंती साहब, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने लोकपाल के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे दिया हूँ। स्वीडन के इतिहास से लेकर भारतीय इतिहास तक कैसे आया, कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया, कब कब किया गया और कब सफल हुआ, पहला लोकपाल कौन बना, ये सब चीज़ बता दिया था। ठीक है मेरे भाई, तो क्लास जो भी कंटेंट दूँ अपने इस चैनल पे जरूर देखा कीजिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देता हो, कंटेंट एकदम प्योरीफाइड मिलेगा, नो शक है ना। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे यहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ ज्वाइन कर लो, भर दिन जो है करते रहते हैं। मैं आपको बताऊँ बरगलाई जो बरगलाते हैं ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। आप सिर्फ पढ़िए है ना। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही पढ़िए, जहाँ भी अच्छा लगता है आपको पढ़िए, और सबसे अच्छा कि जहाँ आपको भाषा समझ में आता हो, जिसकी प्रश्न आपको याद हो जाता हो, वहाँ टिकिए। ठीक है मेरे भाई, है ना, क्योंकि भाई आपकी सफलता ही आपकी जो है आगे पहचान दिलाएगी, न कि भाई आप टाइम पास करते करते जाओगे, किसी के प्रेम मोह में पड़ के जो है हमारे यहाँ तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है तभी रहिए, ठीक है भाई। और इसी पे काम कर रहा हूँ कि ताकि आपको जो अधिक से अधिक फ़ायदा दे पाऊँ। मैं सिर्फ काम की ही बात करता हूँ, भले करवा लगता हूँ, क्योंकि आजकल का ज़माना ही ऐसा है बेटा, जो शोषण है ना वो पोषण लगता है, और जो पोषण है वो शोषण लगता है आदमी को, है ना। थोड़ा सा अगर आप अपने पिता 2 मिनट के लिए उदाहरण ले लीजिए, घर में पिताजी 4 बार डांट दिए ना, लगता है कि भर दिन डांटता ही रहता है, लेकिन बाद में इसी चीज़ को याद करके ना बहुत पछताओगे कि काश उस समय मैं थोड़ा सा सुन लिया होता। ठीक है भाई। अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। मैं इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं मैं कि आपको ज्ञान दे पाऊँ, आप हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे जहाँ तक मेरा अनुभव है ना इस मामले में, क्योंकि जो है आजकल कोई भी जो है कम होशियार नहीं है। क्योंकि आजकल देखिए मैं एक ही बात जानता हूँ कि जो मानव है उनको सब चीज़ पता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी करते हैं ना गलत काम, है ना, पत्थर रख के सीना पे। तो इसीलिए ज्ञानी कोई कम नहीं है ना भाई। छत्तीसगढ़ में अन्य राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कौन कौन से हो जाएंगे, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य, भाई ऐसा ही नाम है बादलखोल। इसके अलावा भरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपके छत्तीसगढ़ में है। भोरमदेव, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, भोरमदेव है ना, ये भी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, उदंती वन्यजीव अभयारण्य और नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, तो ये सभी के सभी जो है छत्तीसगढ़ में मैंने अभयारण्य रखा है। अब नेशनल पार्क की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी छत्तीसगढ़ में है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी जो है आपके छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती और लिमरू हाथी रिजर्व, तो ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ के धरोहरों में से हैं, तो इन्हें ज़रूर ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ जो है ना, वहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत की पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है जो महानदी है, तो इसकी उद्गम कहाँ से होती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी जो रायपुर के समीप है वहीं से होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये आपसे पूछा कर जाता है, एग्जामिनर डिमांड करता है कि ये जो महानदी है ये कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो याद रखना दादा, काम आएगी, है ना। और इसी महानदी पे आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है तो समझ लीजिए। इसी महानदी पे हीराकुंड बांध परियोजना है जो आपके उड़ीसा की सबसे लंबी बांध परियोजना के साथ साथ इंडिया के सबसे लंबी बांध परियोजना है, और सबसे ऊंची है टिहरी, और सबसे ऊंची गुरुत्व है भाखरा नांगल। ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का न्यागरा फॉल कहा जाता है। न्यागरा कहाँ है, यूएसए और कनाडा के अंदर है। प्रसिद्ध बैलाडीला जो आपका खनन क्षेत्र है, ये भी आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। हाल के वर्षों में सबसे अधिक कोयला उत्खनन करने का रिकॉर्ड कौन सा राज्य बनाया है, तो छत्तीसगढ़ बनाया है। बजट 2023-24 में शिक्षा पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत धन आवंटित किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार, है ना, शिक्षा पर, तो ये किए हैं जी 13% राशि कुल बजट के जो आपको हुआ था उसमें से 13% अकेले शिक्षा पे खर्च करने की निर्णय लिए थे इस बजट में। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश सरकार। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने बजट में बालक पर शिक्षा, है ना, बालक शिक्षा के लिए जो है अलग से राशि आवंटित किए थे, तो ये थे भाई, ये तो मिला जुला में से 15% ले लिया, वहाँ पर अलग से किया गया था, ये है आपका MP। ठीक है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य है जिसने पेपरलेस बजट पेश किए थे। पेपरलेस बजट पेश किए थे, कब किए थे, तो 2021-22 के लिए, यानी 2021 में किए थे। ठीक है, 2021-22 कहने का मतलब ये वित्तीय ईयर है, और अपना वित्तीय ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये 2021 अगर सीधा सीधा रहेगा तो 2021, अगर वित्तीय फॉर्म में रहेगा तो 21-22। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 19% GDP वृद्धि का अनुमान रखा है, तो ये बात भी
ध्यान रखेंगे। ये सभी मोती वाला क्वेश्चन है, आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की इस वित्तीय बजट को कितने स्तंभों पर आधारित रखा गया है, तो 6 स्तंभों पर आधारित रखा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केंद्र में पहली बार डिजिटल बजट कब पेश किया गया, सेम ईस्वी है 2021-22। इधर उत्तर प्रदेश में भी पेपरलेस बजट पेश हुआ और केंद्र में भी डिजिटल बजट पेश किया गया था सेम ईयर में 2021 में निर्मला सीतारमण के द्वारा। भारतीय संविधान में बजट के जगह पे कौन से शब्द का मेंशन है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, आर्टिकल 112 में मिलेगा। अमृतकाल का पहला बजट कब पेश किया गया था, 2023 में। इसे क्या नाम दिया गया था, सप्तर्षि, क्योंकि इसमें 7 मुख्य चीज़ों पर फोकस किया गया था। ठीक है भाई। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की प्रथम बजट सन्मुखम शेट्टी महाराज पेश किए थे और गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जो है जॉन मथाई साहब पेश किए थे। और जो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है ये अभी भी मोरारजी देसाई साहब के पास है। मोरारजी देसाई साहब से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन बने, मतलब कांग्रेस के इतर कोई और पार्टी से प्राइम मिनिस्टर का शपथ किसने लिया, तो मोरारजी देसाई। ये जनता पार्टी के सरकार बनाई थी, है ना, पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में के दौरान। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये केंद्र में है ना। इसके अलावा 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। दिव्य कला मेला का आयोजन जो है बनारस में किया गया है, उत्तर प्रदेश के बनारस में। बनारस को 2015 में यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में जो है इसे नॉमिनेट किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देव दिवाली, गंगा पुष्करालू महोत्सव, ये सभी के सभी आपके बनारस में होते हैं। बनारस में आएंगे तो बनारस के पास आपका धमेक स्तूप है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है आपका बनारस। इसके अलावा बनारसिया वाला गीत आपने सुना ही होगा। इसके अलावा सेंगोल का मूर्तिकार कौन था, देखिए सेंगोल जो है, सेंगोल इस प्रकार से सेंगोल है, तो ये सेंगोल का मूर्तिकार कौन था। मैं तो नहीं बना पाऊंगा इतना अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा जो ड्राइंग है ये बहुत ही कमज़ोर है ना, और जो कमज़ोरी है उसको नज़रअंदाज करते हुए जो है आपको मुझे लेना है भाई साहब, क्योंकि ये मैं चित्र में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा और मैं कोई भी चित्र जनरली नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब सीखा जाए थोड़ा सा। ठीक है भाई। सेंगोल का मूर्तिकार कौन थे, तो ये आपका बी बंगारू शेट्टी जो है ये सेंगोल का मूर्तिकार माना जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा सेंगोल जो है, सेंगोल आप सभी अभी हाईलाइट हुआ था भाई, क्योंकि ये नए संसद भवन में रखे गए हैं। ठीक है। सेंगोल जो है तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से लिया गया, जिसका क्या अर्थ होता है, नीति परायणता मतलब अच्छा न्याय, है ना। तो ये जो है सेम्मई से लिया गया। इसका संबंध किस वंश से कहेगा, तो चोल वंश से, और चोल वंश के संस्थापक कौन होंगे, तो विजयालय होगा। ठीक है। सेंगोल के मूर्तिकार या वास्तुकार या जौहरी कुछ भी कहिए, ये क्या है, बुमुद्दी बंगारू शेट्टी यानी बी बंगारू शेट्टी या फिर चेट्टी, है ना। इनके अलावा ये कहाँ के रहने वाले थे, तो मद्रास के रहने वाले थे। इनके अलावा सेंगोल को सर्वप्रथम कहाँ रखा गया था और किसे सौंपा गया था। देखिए जब हम गुलाम थे, जब आज़ाद हुए, तो आज़ाद जो हुए ना, तो आपका जो सी राजागोपालाचारी महोदय थे, तो वो जो है नेहरू जी को कहे कि भाई ये लेके जो है इसे जो है एक शुभ समय दो, तो है ना। तो जब आज़ाद हुए ना, तो नेहरू जी को सेंगोल सबसे पहले दिया गया था, यानी प्रथम प्रधानमंत्री को। जब अभी आप हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंगोल को सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को सौंपा गया, तो आप नरेंद्र मोदी मत मार देना, है ना। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू मारना। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ समय अपने आवास पे रखे। बाद में इन चीज़ों को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पैतृक घर है आपका कहाँ पे, इलाहाबाद, अब प्रयागराज, जहाँ पे मोतीलाल नेहरू के नाम से घर है, आनंद भवन नाम है उनका, है ना। तो उस आनंद भवन संग्रहालय में बहुत दिन तक रखे थे और अब जब नया संसद भवन का इनॉग्रेट हुआ है तो वहाँ पे लाया गया है और अब इसे नया संसद भवन में रखा गया। आई होप आप पूरा कहानी समझ गए होंगे। चोल वंश में क्या होता था, जैसे सत्ता परिवर्तन होता था कि एक राजा के बाद दूसरा राजा, तो एक सेंगोल दे के जो है ना, वो क्या बोलता है, सगुन टाइप से समझ लीजिए, है ना। जैसे कोई चीज़ देके आदान प्रदान देके आप शुभ घड़ी को व्यक्त करते हो ना, वैसे ही समझ लीजिए। और जिसके पास सेंगोल हुआ करता था तो उस समय समझ में आता था कि ये जो है अभी पावर में बॉस है, मतलब ये जो है राजा है, इस समय गद्दी पे चीफ है। ठीक है भाई। रामपुरवा बैल राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। रामपुरवा बैल का संबंध बिहार से है। नई संसद भवन के वास्तुकार आपका बिमल पटेल है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और जो राम राजा का मंदिर बन रहे हैं अयोध्या में 22 तारीख को उद्घाटन होगा, उनका मूर्तिकार कौन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताया था मैं। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के आयोजन कहाँ किया गया था, मैं ही बोल देता हूँ भाई, सोमपुरा साहब है। ठीक है। इसके अलावा जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जो बैठक हुआ ये अहमदाबाद में जनवरी 2023 में किया गया था, है ना। मैंने कल ही बताया था कांग्रेस के नाम से बहुत चीज़ की बैठक होती है, तो अब यही कांग्रेस नहीं समझ लीजिएगा राहुल गांधी वाला। इसके अलावा इस बैठक का विषय क्या था कि स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी को तंत्र को समझना। ठीक है। इसके अलावा 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 में बैठक
बैठक कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में। G20 का बैठक 2023 में कहाँ पे? दिल्ली में। और यहाँ पे G20 में अफ्रीकी यूनियन को जो है जगह दिया गया था। तो ये तो आप सभी जानते हैं, अफ्रीकी यूनियन को जगह दिया गया 21वें सदस्य के रूप में। और अफ्रीकी यूनियन में मैंने बताया था कुल 55 देशों का समूह है। नाटो का जो नाटो है ना, नाटो, इसी नाटो के लिए तो भाई रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था। तो ये नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन 2023 में लिथुआनिया में हुआ था। ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन जोहान्सबर्ग में, वो वाला जो वीडियो वायरल हुआ आप लोग भी देखे होंगे कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च होता है तो बाहर निकल के जो है मोदी जी फ़ोन करते हैं सोमनाथ साहब को, है ना। तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। और अगला बैठक ब्रिक्स का आपका रसिया में होगा। ऐसे होना चाहिए ब्राज़ील में, लेकिन किसी न किसी कारणवश से अब ये रसिया में होगा 2024 के अंदर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? तो फिजी में। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करना। इसके अलावा द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार माने दोनों पक्ष में एकाधिकार है। नाम से स्पष्ट है, एक वो क्रेता है और एक वो विक्रेता है ना। तो न ये तो कोई मौका नहीं गंवाना चाहता है, क्रेता खरीदना चाहता है और विक्रेता बेचना चाहता है। तो दोनों अपने अपने जगह पे अडिग रहते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार। ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे। ऐसी बाजार जिसमें बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं उसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं, है ना। पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं जिसमें बहुत सारे बेचने वाले भी और बहुत सारे खरीदने वाले भी। ऐसे बाजार में क्या होता है, तो जो आपका कीमत है वो तुरंत उछाल पे नहीं जाता है, एक स्थायित्व बना रहता है। लेकिन अगर बेचने वाला कम हो और खरीदने वाला ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, कीमत में उछाल आ जाती है, जो हमेशा खरीदने वाले के विपरीत होता है, यानी बेचने वाले के हित में होते हैं। आप लोग तो गाँव घर में सामान खरीदते जाते होंगे मंडी पर, ये चीज़ वहाँ भी समझ में आ जाता है। वैसा फर्म या बाजार जिसमें खरीदने वाला या बेचने वाला एक ही हो तो उसे विक्रेताधिकार या एकाधिकार बाजार कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंडियन रेलवे को ले लीजिए। इंडियन रेलवे क्या है, इसमें सेवा लेने वाला जो है अनेकों हैं, लगभग पूरा इंडियन और या फिर जो बाहर के पर्यटन आते हैं वो भी इनका सेवा लेते हैं। लेकिन इंडियन रेलवे का जो एकाधिकार है कि हम खुद ही फर्म को चलाएंगे, इसमें किसी को एंट्री नहीं मिलेगा। हालांकि अब बहुत सारे अपवाद इन चीज़ का आ रहा है कि बहुत सारे जो प्लेटफार्म वगैरह हैं या फिर सफाई वगैरह की कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरा आदमी ले रहा है। फिर भी जो मतलब रेलगाड़ी चलाने की जो जिम्मा है अभी भी पूरी तरीके से सरकार के पास है। तो ये इस एकाधिकार बाजार का अच्छा नमूना है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके अलावा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो उस अर्थव्यवस्था में कुल बचत पर। ये अर्थव्यवस्था ही नहीं, ये दुकान दौड़ी पर भी लागू होता है। पूंजी निर्माण जो है आपके बचत पे ही निर्भर करेगा। अब मान लीजिए 500 का बेचे या 400 रुपया खर्चे कर लीजिए, उसमें लाभ रहा 30 रुपया, 400 खर्च कर ले तो पूंजी घट ना जाएगा जी। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के लिए मेजबान देश कौन सा था? तो ये था भाई कोटे डी आइवरी गणराज्य। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 में मेजबान राज्य होता है तो इस बार का था कोटे डी आइवरी गणराज्य। ठीक है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। 5 जून 2023 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, इसका थीम विषय क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है। इसके अलावा ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और 2023 में मनाया गया ओजोन संरक्षण दिवस का थीम विषय क्या था? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 22 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 22 मार्च 2023 को जो इस बार जल दिवस मनाया गया है, इसका विषय था, है ना, इसका विषय था कि जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। अगर ये नहीं किएंगे ना तो पानी अभी बोतल में पी रहे हैं, बाद में जो है बूंद बूंद करके मिलेगा कि 100 ग्राम पानी का लाओ 10 रुपया। इसके अलावा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार का मैं जो कह रहा हूँ यानी अभी 2023 का जो मनाया गया है, क्योंकि अभी 2024 का तो आया नहीं है, तो 2023 में जो हम मनाएं इसके लिए थीम रखा गया था, है ना, हमारे ग्रह में निवेश। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। आज हमने पर्यावरण का दे और जो हाल में मनाया उसका थीम यहाँ पे रखा है। मेवाती घराना के संस्थापक किसे कहा जाता है? देखिए, मेवाती घराना के संस्थापक घग्गे नजीर खान को कहा जाता है। ये कुछ इस प्रकार से है, घ संयुग अयकार घग्गे नजीर खान को जो है मेवाती घराना के संस्थापक माने जाते हैं। मेवाती घराना के प्रमुख कलाकार में सबसे प्रमुख पंडित जसराज को माना जाता है और मनीराम भी है, लेकिन पंडित जसराम सबसे ज़्यादा फेमस है। और इनके नाम पे एक एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया है, ब्रह्मांड में क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, जैसा कि मैंने आपसे एक दिन ये क्वेश्चन करा भी था। किराना घराना के संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। इसके प्रमुख कलाकार में सबसे फेमस पंडित भीमसेन जोशी, इनको 2009 में जो है भारत रत्न भी दिया गया था संगीत के सेक्टर में। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो है अव्वल दर्जे के गायक थे। और इनके जन्मस्थली की बात करेंगे तो कर्नाटक में हुआ था, क्योंकि SSC CGL या MTS में इसके जन्मस्थली पूछ दिया था तो लोग अच्छे खासे लोग जो है उत्तर प्रदेश वगैरह टिक करके आ गए, लेकिन इसका जन्म कर्नाटक में हुआ था, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है पंडित भीमसेन जोशी।
जैसे लग रहा है उत्तर प्रदेश के होंगे, ठीक है। इनके अलावा गंगूबाई हंगल, ये भी आपके जो हैं किससे हैं भाई, किराना घराना से हैं। प्रभा अत्रे को 2022 के लिए जो है आपका ये मिला था, क्या बोलते हैं भाई, पद्म विभूषण, तो ये भी आपके जो है गायनी से जुड़ा हुआ है। और ये आपका किराना घराना से बेगम अख्तर और पंडित एम वेंकटेश, ये सभी के सभी किराना घराना से जुड़े हुए कैरेक्टरों में से है। इस बार का जो आपका ये मिला ना पद्म विभूषण, उससे एग्जाम में मार्केट में क्वेश्चन बहुत कम आया जी, है ना। पूरा साल बीत गया, क्वेश्चन बहुत कम आया, फिर भी आपको बोलना नहीं है। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, जनवरी के बाद आप फरवरी में एग्जाम देंगे तो हो सकता है कि पिछले साल का पद्म विभूषण पूछ दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं और मुलायम सिंह भी उसमें पार्टिसिपेट थे, है ना, तो याद रखिएगा, है ना। इनके अलावा बनारस घराना के संस्थापक पंडित राम सहाय, प्रमुख कलाकार की बात करेंगे गिरिजा देवी, सज्जन मिश्रा, गोपाल मिश्रा, ये सभी जो हैं आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बनारस घराना से ताल्लुकात रखते हैं, बिलोंग नहीं। आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान तथा उस्ताद खुदा बख्श का नाम आता है। प्रमुख कलाकारों में फैयाज खान, लताफत हुसैन, दिनकर काकनी, ये सब कहाँ पे आ जाएगा, आगरा घराने में आ जाएगा। इनके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला भारत रत्न, 2009 में 6 कैरेक्टर को मिला है। सबसे पहले मैं बताया था 1998 में एम सुब्बा लक्ष्मी को, 1999 में पंडित रविशंकर को, 2001 में आपको जो है बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को, 2009 में भीमसेन जोशी को और 2019 में भूपेन हजारिका को। तो ये आपके संगीत के सेक्टर के 6 कैरेक्टर हैं, चूँकि 2001 में 2 कैरेक्टर हैं, लता मंगेशकर और आपका जो है बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। तो 6 कैरेक्टर हैं, याद रखिएगा। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। देखिए ठुमरी भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक पार्ट है, ठुमरी है, ख्याल है ना, ध्रुपद है, ये सब पार्ट होते हैं भाई, है ना, तो मतलब एक ब्रांच कह सकते हैं। इसके अलावा भारत में 10 वर्षों पर, यहाँ पे वर्ष लिख लीजिएगा, वर्ष छूट गया है। भारत में 10 वर्षों पर जनगणना कराए जाने की जिम्मेवारी किस मंत्रालय के अधीन है, ठीक है ना। तो ये है आपका जी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है जनगणना होती है। जनगणना कौन से मंत्रालय करवाता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय करवाता है। सबसे पहले जनगणना 1872 में मेयो के समय में हुआ था। तत्पश्चात 10 वर्षों से रिपन के समय पे हुआ। आज़ादी के बाद पहला जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना के बारे में हम सभी डाटा पिछले क्लास में दे चुके हैं। जनगणना के बारे में एक डाटा, लिटरेसी रेट हो, सेक्स रेशियो हो, फर्टिलिटी रेट हो, मृत्यु दर हो, है ना, लिंगानुपात हो, जनसंख्या घनत्व हो, महिला लिंगानुपात हो, महिला साक्षरता हो, पुरुष साक्षरता हो, सबसे अधिक जनसंख्या हो, सबसे कम जनसंख्या हो, सबसे अधिक शहरी हो, सबसे अधिक ग्रामीण हो, सबसे कम शहरी हो, सबसे कम ग्रामीण हो, सबसे कम ओवरऑल जनसंख्या हो, सबसे अधिक साक्षरता वाला दूसरा सर्वाधिक राज्य हो। ये जितने भी एरो हैं, इतना डाटा मैं आपको जो है कंठस्थ कराया हूँ। अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो ये दादा हमारी गलती नहीं है, मैं अपने कर्तव्य पथ में निरंतर बना हूँ आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसमें साथ आपका भी होता होगा, है ना, मतलब चाहिए होगा मुझे। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है और दूसरी सबसे कम जनसंख्या मिजोरम में है और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। मेट्रो सिटी में सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई में है। शहरों में जो महानगर हैं उसमें भी सबसे अधिक जनसंख्या आपका मुंबई में ही है। इसके अलावा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या भी आपके महाराष्ट्र में भी है। सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम में है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है। सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है। सबसे अधिक जनगणना तो बिहार का है। सबसे कम जनगणना तो अरुणाचल प्रदेश का है ना। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात तो ये आपका पुदुचेरी का है। सबसे अधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में तो ये आपका लक्षद्वीप का है। सबसे अधिक घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली का है। तो ये सभी बात तो आपके जवान पे होना चाहिए। लिटरेसी रेट 74.04% होना चाहिए। महिला का 65-46, पुरुष का 82-14। इसके अलावा सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात है ये 943 होना चाहिए। जनघनत्व तो 382 होना चाहिए। फर्टिलिटी रेट 2.3 होनी चाहिए। ये सभी आपको ध्यान होना चाहिए। दशकीय वृद्धि 17.64 होना चाहिए। ये जितना मैंने बताया भाई इतना आपको जो है आना चाहिए अपने दिमाग में। तब हो सकता है कि इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ऑप्शन छांट सकते हो। देखिए पढ़ाया गया कभी भी नगारा नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर केरल और दूसरा सबसे साक्षर मिजोरम है, ठीक है। इनके अलावा तमिल कवियों में दूसरी संगम का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए जो तमिल का संगम हुआ था ना, तो इतिहास में 3 संगम दर्ज है। संगम मतलब उनके बैठक हुआ करते थे, तो ये कपड़पुरम में हुआ था। देखिए संगम तमिल कवियों का सम्मेलन या संघ था जो 8वीं शताब्दी में 3 संगम, इसे मंछुगम कहा गया है, का वर्णन मिलता है। इस संगम को पांड्य साम्राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था। अगर आपको बोले कि तमिल संगम किस राजवंश के दौरान जो है स्थापित किए गए या बैठाए गए तो क्या बताओगे, पांड्य साम्राज्य। पांड्य की राजधानी अगर पूछ दे तो क्या बताओगे, मदुरै बताना। मदुरै है ना, मदुरै से स्पष्ट है कि तमिलनाडु में शहर है मदुरै, है ना।
जहाँ पे आपका जो है कपड़, ये भी तमिलनाडु में ही है और तमिल भाषा भी तमिलनाडु का ही है और तमिल वो भाषा है जो सबसे पहले क्लासिक भाषा का दर्जा प्राप्त किया था 2004 में। तो इतने सब बात जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। तमिल में जो है 2 त्यौहार को ज़रूर ध्यान रखना। एक तो अभी आ रहा है आपका कौन सा भैया, पोंगल आ रहा है, और एक आपका जो है ये उसके नववर्ष को पोतांदू कहते हैं। ठीक है, पोतांदू और पोंगल जरूर ध्यान रखना। ठीक है भाई, पोंगल के अवसर पे जल्लीकट्टू होता है जो अभी मकर संक्रांति के समय होगी। पहले और तीसरा संगम कहाँ पे हुआ, मदुरई में हुआ, जो मेन फोकस था। पांड की राजधानी भी था और पांड का संरक्षण है तो अपने राजधानी में ही कराएगा, है ना। तो ये मदुरई में हुआ। जबकि दूसरा इसलिए पूछा जाता है कि कपटपुरम में आयोजित किया गया था, तथा जो आप जानते हैं ना, डायरेक्ट आपसे पूछता है कि तोलक्कापियम क्या है, तो आप कहते हो भैया तमिल व्याकरण का किताब है ये तोलक्कापियम, तमिल ग्रंथ है, व्याकरण पे आधारित है। तो ये तोलक्कापियम ग्रंथ में ना ये दूसरे बारे बैठक, ये दूसरे बारे संगम जो कपटपुरम में हुआ था, है ना, तमिल वाला, इसकी जो है जानकारी मिलती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इतिहास में बुद्ध धर्म से कितने बैठक हुए थे, तो 4 गो हुए थे। कहाँ कहाँ हुए थे, तो पहला आपका जो हुआ था अजातशत्रु के समय राजगीर में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय वैशाली में, तीसरा हुआ था अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था आपका कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। तो ये रहा 4 बौद्ध संगति, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा ऐसा माना जाता है कि 5वां बौद्ध संगति जो है ना, उस समय म्यांमार में, या जिसे उस समय हम बर्मा कहते थे, बर्मा में हुआ था। तो बर्मा ध्यान रखेंगे, बर्मा में हुआ था 5वां बौद्ध संगति। ये भी शायद क्वेश्चन एक बार पूछा था कि 5वां बौद्ध संगति देश के बाहर कहाँ कराए गए थे, तो बर्मा में। जैन धर्म के भी 2 बैठक होते हैं, ये भी क्यों पीछे रहेंगे, तो जैन धर्म के 2 बैठक होते हैं। एक तो होता है आपका पाटलिपुत्रा में और दूसरा होता है बल्लभी गुजरात में। जो पाटलिपुत्रा में होता है इसके अध्यक्ष रहते हैं स्थूलभद्र, और जो बल्लभी गुजरात में होता है इसका अध्यक्ष रहता है क्षमा श्रवण। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, इन दोनों के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो ये चूंकि दुइये गो है तो आप आराम से याद इसे रख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अधीन कितने वंशों ने शासन किया, 4 वंशों ने। अब ये विजयनगर साम्राज्य क्यों बताना यहाँ जरूरी है, मैंने आपको कहा है एक जैसे शब्द का प्रश्न एक जगह मिलेगा आपको। तो इसमें भी संगम वंश है, और अभी आपने तमिल संगम की बात करा था, संगम हो गया महासंगम। तो ये संगम वंश की विजयनगर साम्राज्य पे तुलुब और सुलुब और अरबिदु। ठीक है, 1336 में स्थापना हुआ था विजयनगर साम्राज्य का हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, और 1565 के तालीकोटा युद्ध तक बहुत उफान पे चला। उसके बाद जो है डाउन हो गया, पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया। किस शिलालेख में स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है, दोनों का मिलेगा आपको। इनके शासनकाल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगा। कौन सा शिलालेख है वो, तो भितरी स्तंभ शिलालेख है। ठीक है मेरे भाई, भितरी स्तंभ में स्कंद गुप्त के समय जो हूनों का आक्रमण हुआ था इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। भितरी स्तंभ लेख में स्कंद गुप्त के समय जो हूनों का आक्रमण हुआ था ना, हालांकि टाल दिया था, तो ये भी आपका जो है इसमें मिलेगा। इसके अलावा भारत में शिलालेखों का प्रचलन किस शासक के समय से जो है ज़्यादा देखने को मिला, तो अशोक के समय से। ठीक है, अशोक के शिलालेख के पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को मिला था। मौर्य सम्राट अशोक का अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में है, और लिपि कौन सा, ब्राह्मणी लिपि में। तो खाली यही नहीं कि प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मणीय लिपि में है, ऐसा नहीं है, खरोष्टी लिपि में भी है ना, और ग्रीक और अरमाइक भाषा में भी है। प्राकृतिक, ग्रीक और अरमाइक, देखिए मैं कहीं लिखा होगा, इन शिलालेखों के खरोष्टी ग्रीक लिपि का प्रयोग भी किया गया है। प्राकृतिक भाषा के अलावा यूनानी यानी ग्रीक, अरमाइक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है इनके शिलालेख लिखने के लिए। ठीक है, अशोक के शिलालेख में अवश्य, अच्छा, अशोक के शिलालेख में जो है 7वां शिलालेख इनका सबसे बड़ा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख में कौन से ऐसा शिलालेख है जहां पे अशोक का पूर्ण नाम देखने को मिलता है। पूर्ण नाम बता दिया हूं ना मैं, क्या है इसका, देवनाम प्रियदर्शी। क्या नाम है भैया, देवनाम प्रियदर्शी अशोक, है ना, सम्राट तो हम लोग दिए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो देवनाम प्रियदर्शी नाम से अशोक को जो चिन्हित किया गया है, ये उनके जो है मास्की अभिलेख में किया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये होल अभिलेख जिसकी रचना कवि रविकृति ने किया था, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के विजय अभियान को दर्शाता है। विजय किस पे हुआ था, हर्षवर्धन पे। ठीक है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो आपका युद्ध होता है, तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है। तो इसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलेगा, जिसके राइटर कौन है, कवि रविकृति है। ठीक है, इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में जो है कवि हरिसेन किसकी बड़ाई किए हैं, तो समुद्रगुप्त की बड़ाई किए हैं, क्योंकि भाई जिसका खाओ उसका गाओ। तो समुद्रगुप्त के ही दरबार में रहते थे आपका कवि हरिसेन। और इस बार के एमटीएस में कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार ये क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, पता नहीं क्या मिला एग्जामिनर को। प्राचीन शासक कलिंग नरेश खारवेल, इस खारवेल का नाम आपने सुना होगा, ये उड़ीसा का शासक हुआ करता था, कलिंग का शासक हुआ करता था। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको कौन सा अभिलेख पे जाना होगा, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका गुम्फा नाम है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, ये
ध्यान रखेंगे, है ना। इसकी राजधानी तोसली थी, कलिंग की राजधानी। बाद में जब अशोक विजय कर लिया तो जो मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांत थे, इसमें 5वां प्रांत तोसली भी बना था, ठीक है। कलिंग मतलब तोसली, है ना। तो 5वां प्रांत के रूप में अशोक लाए थे भैया। इसके अलावा अशोक ने सभी शिलालेखों में 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है, और जो अशोक का पूर्ण नाम मिलता है ये मास्की अभिलेख में मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी अशोक, है ना। इसके अलावा शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? या तो हिंदी में हम इसे पूरा लेख कह लेते हैं, या फिर हम इसे एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, है ना। इनके अलावा देखिए, एपिग्राफी कोई API नहीं समझिएगा। API जो रूट वर्ड है ना, ये मधुमक्खी का रूट वर्ड है, जैसे आपने एपैरी, है ना, सुना होगा। और ई जो है ना, ये ई से स्टार्ट वाला एपिग्राफी है, ठीक है। तो शिलालेख वाला। स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? मतलब स्टेबिलिटी के साथ जो है डेवलपमेंट, तो ये था आपका 4थी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया था कि स्थिरता के साथ हम विकास करेंगे। 4थी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करेंगे तो 1969 से 74 होता है। इसमें कुछ प्रमुख घटना घटित होती है। सबसे पहले आपके 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को होता है, और ये होता है आपका जी इंदिरा गांधी के समय। क्या उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। इनके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध भी होता है, 1971 में होता है। इसरो की स्थापना कहीं नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा है इसरो की स्थापना, ये भी आपके 1969 में होती है। ये कुछ प्रमुख घटना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसकी फोकस क्या था? स्थायित्व के साथ मतलब विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना पे आते हैं हम, इसकी अवधि तो बता ही दिया। प्रथम पे आते हैं 51 से 56 होता है। ये आपका हेराल्ड डोमार के मॉडल पे आधारित हुआ करता था, और मुख्य फोकस जो है ना कृषि पे किया गया था, क्योंकि इसके अलावा कुछ हमारे पास था ही नहीं, सब तो लूट के लुटेरा लोग ले गए। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? M जगदीश कुमार, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो अवधि होता है 1956 से 1961 होता है, और इसके जो कौन से मॉडल पे आधारित हुआ करता था? तो PC महालनोबिस के मॉडल पे। इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पे बल दिया गया था, जिसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये 3 फैक्ट्रियां अलग अलग देशों के सहयोग से अलग अलग जगह पे, एगो पश्चिम बंगाल में, एगो छत्तीसगढ़ में, और एगो आपका जो है उड़ीसा में लगाया गया था, ठीक है भाई। इसके अलावा 66 से 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। इसे जो है आपका योजना अवकाश का काल जो है नाम दिया गया था। 3 साल तक कोई योजना नहीं बना, यानी तीसरा और चौथा के बीच में गैप है 3 साल, देखिएगा। इसके अलावा योजना बनाने वाले अथॉरिटी कौन से थे भारत में? योजना आयोग, है ना, योजना आयोग। परंतु पूर्ण रूप से योजना को लागू करने या फिर स्वीकृति कौन देता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, और योजना आयोग का गठन आपका 1950 में हुआ था। योजना आयोग का टर्मिनेशन 2015 में हुआ है। 2015 के जगह पर योजना आयोग के जगह पे आ गए हैं भैया नीति आयोग। क्या आ गए हैं? नीति आयोग। नीति आयोग में कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग में जो CEO होते हैं वो किस रैंक के होते हैं? सचिव रैंक के, है ना। सर्वोच्च न्यायालय में जज के जैसा होता है। 2 ही ऑप्शन दिए थे, कोई बच्चे नहीं बताए, बड़ा दुख हुआ मुझे, है ना, क्योंकि मैं पहले भी बताया हूँ आपको। इसके अलावा खंबात की खाड़ी में शीर्ष भाग में स्थित कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो भारत में स्थित है? तो खंबात के खाड़ी में जो हड़प्पा कालीन स्थल है, जो खंबात के खाड़ी के शीर्ष भाग यानी ऊपर साइड में स्थित है, तो ये आपका लोथल है। हालांकि लोथाल लिखा गया है, इसे लोथल कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है खंबात की खाड़ी के ऊपर स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और ये कौन से नदी के किनारे होगा? तो साबरमती के सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे होगा। अब इस फॉर्म में लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि CGL या फिर कोई एक एग्जाम SSC का आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो लोथल नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में सहायक नदी के फॉर्म में दिया था कि फलना का सहायक नदी, चिलना का सहायक नदी, तो उसमें साबरमती का सहायक नदी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि भोगवा जो है साबरमती का सहायक नदी है। साबरमती आश्रम से आपको कुछ याद आया होगा साबरमती शब्द से, कि यहीं से हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था 2021 में, 12 मार्च 2021 को, और इसी से हमने 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च गांधी जी ने यहीं से स्टार्ट करा था, साबरमती आश्रम से, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा कालीन स्थल में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। भारत में हड़प्पा कालीन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र राखी गढ़ी है, जो कहाँ पे है? आपका हरियाणा में है ना। इनके अलावा हड़प्पा शहर की खोज कौन किए थे? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। फिर मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा जो हड़प्पा है ये पुरुषनी नदी के किनारे है। पुरुषनी नदी को हम ऋग्वैदिक काल में मतलब जो आजकल हम रावी जानते हैं ना, इसे हम ऋग्वैदिक काल में पुरुषनी कहते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता।
यह पूर्ण रूप से सुनियोजित शहरी सभ्यता थी। यहाँ के मकान जो है पक्के ईंटों का बना हुआ करता था, ड्रेनेज की व्यवस्था हुआ करती थी। इस सभ्यता का आकार लगभग ट्रायंगल शेप का था। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संभवतः देखिए इसका फुल फ्लेज में प्रमाण नहीं है कि इसका विनाश कैसे हुआ, हम अनुमान ही लगाते हैं। तो अनुमान में जो तथ्य पाया गया कि वहाँ पे जो है एक शक्तिशाली बाढ़ आया होगा जिसमें सब कुछ बह गए होंगे। ठीक है, तो ये था जी आपके हड़प्पा सभ्यता की बात। अगला जो हमारा है प्रश्न, अगला है अच्छा हड़प्पा की लिपि छूट गया। हड़प्पा की जो लिपि था ना वो कैसा लिपि है भैया, भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक है, चित्र वाला अंकन वाला है, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया, अपठनीय है। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई पढ़े इनको। इनके अलावा भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। हड़प्पा कालीन पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है ना। पश्चिमी बिंदु सबसे सुरकोतदा जो पाकिस्तान में है, दक्षिणी बिंदु दायबाबाद जो महाराष्ट्र में है, और उत्तरी बिंदु मांडा जो आपके कश्मीर में है। ठीक है भाई, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते ही थे, कृषि भी करते थे और आपका व्यापार भी करते थे, शिकार भी करते थे। ये हड़प्पा कालीन लोगों के जो है पेशा था, जिसमें कृषि और व्यापार पे मुख्य फोकस था, क्योंकि भाई सुनियोजित शहरी व्यवस्था थी, सब चीज़ से परिचित था लोग, है ना। वस्तु का जो आदान प्रदान है वो उस पर आधारित हुआ करता था। बाजार मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होता था। ठीक है, कपास की खेती का भी प्रमाण हमें हड़प्पा की सभ्यता से सबसे पहले प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं भैया। धौलागिरी हड़प्पा कालीन सभ्यता का ऐसे एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित हुआ करता था। अन्य हड़प्पा शहर जो है ना 2 भाग में ही विभाजित था, लेकिन धौलावीरा जो है, धौलावीरा लिखना चाहिए, यहाँ पे गिरी लिखा है। धौलागिरी तो पर्वत होता है भाई, है ना, तो धौलावीरा, इसमें बीरा जोड़ लीजिएगा। तो ये जो है आपके 2 से नहीं 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, बाद में के सभी शहर 2 भागों में विभाजित हुआ करता था, है ना। धौलावीरा को यूनेस्को में हम 2021 में शामिल किए गए थे। 2023 में कौन से 2 चीज़ यूनेस्को में शामिल हुआ है, आप लोगों से डिमांड करूँगा इस आंसर को कि यूनेस्को के अंदर 2023 में कौन से 2 चीज़ शामिल हुआ है। ठीक है, इनके अलावा ये जो धौलावीरा है ये गुजरात में है, और इसका मुख्य आकर्षण और भी क्या है, एक तो 3 भागों में विभाजित था, इसको जो अद्वितीय बनाता है। दूसरा, यहाँ पे खेल के मैदान का साक्ष्य प्लेग्राउंड मिला है। इनके अलावा स्टार्च युक्त भोजन में जब आयोडीन की विलयन के संपर्क में आता है, या फिर स्टार्च युक्त भोजन में जब आप आयोडीन की कुछ बूंद गिराओगे तो भोजन का कलर कैसा कन्वर्ट हो जाता है, तो भैया नीले रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए आप सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हो। आयोडीन का इस्तेमाल हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। जब आदमी को कटपट जाता है तो सबसे पहले आयोडीन लगाया जाता है, ये अस्पताल में मिलेंगे आपको। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण, अब रंग के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ये आप यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रेंसियम के कारण हम लाल चटक रंग को आतिशबाजी में देखते हैं। प्रकृति में हरा, लाल और नीला को जो है मेन रंग या प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर कहा गया है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जो जितना बैगनी कलर में मतलब नीचे तरफ आता जाएगा उतना कम तरंग दैर्घ्य होगा, यानी बैगनी रंग का सबसे कम होगा, ब्लू रंग का सबसे कम होगा, मतलब जो भी बैगनी जैसे दिखता है ना उनका कम होते जाता है। इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल रंग से बनाया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य से सिग्नल का क्या लेना देना है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका जो है दृश्यतम उतना कम छितराएगा, यानी प्रकीर्णन उतना कम होगा। इसीलिए लाल रंग जो है प्रकीर्णित कम होता है तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण, इसीलिए डेंजर वाले सिग्नल के लिए हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, इसीलिए एक और नाम है जो रेड डाटा बुक है, वो भी डेंजर प्राणी, मतलब डेंजर मतलब खतरनाक नहीं, जो विलुप्त प्राय हो, जो मतलब कगार पे ऐसे खड़ा हो कि अब खत्म हो जाएगा, तो वो डेंजर जोन वाले प्राणी को ही नॉमिनेट किया जाता है रेड डाटा बुक में। तो ये भी एक लाल वाला क्वेश्चन है। इनके अलावा एक लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या कहलाता है, जिसे स्क्रीन या पर्दा पर प्रक्षेपित किया जाता है। तो पर्दा पर आप ऐसे ही प्रतिबिंब को उतार सकते हैं जिसकी इमेज जो है आभासी ना होकर जो है रियल हो। रियल इमेज को उतार सकते हैं तो वास्तविक को उतार सकते हैं पर्दा पे। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। अवतल दर्पण में ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं किसी दिन इससे न्यूमेरिकल भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसके भी आजकल दौर चल रहे हैं। मैं न्यूमेरिकल का एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे एकदम मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सांस ले रहा होगा ना, वो भी न्यूमेरिकल का बादशाह हो जाएगा। लेंस और दर्पण का एक वीडियो है, मुझे एग्जैक्ट प्लेलिस्ट तो याद नहीं है कहाँ है, लेकिन आप मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके उसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है भाई, मैं ग्रुप डी के समय ऐसा ट्रिक निकाल के पढ़ाया था, है ना,
कि जो बच्चे कभी कुछ नहीं जानते ना, वो भी इस वाले सेक्टर में कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, कैसा भी न्यूमेरिकल होगा तो बना ले जाएगा। वो ट्रिक के माध्यम से बताया था। देखता हूँ टाइम निकाल के, टाइम की बड़ी किल्लत होती है अपने पास, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। देखिए तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है ये अवतल दर्पण में। जो आपका अवतल दर्पण का कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आपने, एक सेकेंड, इस गलती हो गई, इस प्रकार से, ठीक है, अवतल दर्पण का ऐसा, इस प्रकार से ऐसा वाला, ठीक है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, ये इस साइड में बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब सभी जो है इस साइड में बनता है। फोकस दूरी, वक्रता केंद्र सभी इधर ही होता है, बायां साइड। और अवतल दर्पण का सब चीज़ होता है जी दायां साइड। अवतल दर्पण का सब चीज़ होता है दायां साइड। ये जो कोटिंग है ये बाहर से करेंगे, ठीक है। तो बाहर से करेंगे कोटिंग, जो कोटिंग जो है ना ये बाहर से ऐसे कर लेंगे कोटिंग, ठीक है। और ये आपका दर्पण है अवतल, और इसको कोटिंग करते हैं ऐसे, और इसका सब चीज़ इधर होता है। तो ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने वहाँ बताया है, इमेज के सहारा लेकर के बताया है, तो आप लोग देख सकते हो जाके। तो मैंने अभी क्या कहा कि अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनेगा, इमेजिनरी और रियल दोनों, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उत्तल लेंस में दोनों प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और वास्तविक। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बेसिकल जो है अंतर है। इनके अलावा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो गाड़ी वाड़ी के हेडलाइट में किसका इस्तेमाल होता है, ये सब आपसे क्वेश्चन आता है। प्रेशर कुकर में डॉक्टरों के द्वारा किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए कौन सा लेंस, है ना। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना होगा। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो सोडियम मैंने यहाँ पे दिया है। अनुचुंबकीय में और भी आप बहुत कुछ रख सकते हैं। जो आकर्षित तो होता है लेकिन कम मात्रा में, आकर्षित तो होता है लेकिन कम मात्रा में। सोडियम चुंबक को चिपकाए, चुंबक सोडियम को चिपकाएगा तो ज़रूर, लेकिन उतने फास्ट नहीं जितने लोहे को चिपकाएगा, समझ रहे हैं। देखिए इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। मैं यहाँ पे P लिखता हूँ प्रतिचुंबकीय, और मैं यहाँ पे L लिखता हूँ लौह चुंबकीय। देखिए पहले डिफिनीसन समझ लीजिए, बाद में कि आप कभी भी क्वेश्चन पूछेगा आप छाँट दोगे। अनुचुंबकीय मतलब, है ना, मान लीजिए ये आपका चुंबक है, ये चुंबक रेडियो के स्पीकर जो है इसका चुंबक है, मान लीजिए, है ना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये चुंबक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोहा है, लोहा Fe है, ये लोहा, तो ये एकदम फास्ट से, यानी मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर से आकर्षित हुआ। जो आपका यहाँ पे सोडियम है, यहाँ मैं सोडियम लिखता हूँ, सोडियम, ये आपका अनुचुंबकीय है, तो ये 5 किलोमीटर पर घंटा से सेम डिस्टेंस है, सेम जगह रखा है तो आकर्षित हुआ। और जो प्रतिचुंबकीय है, यहाँ पे सूखी लकड़ी रखा गया है, रबर रखा गया है, प्लास्टिक रखा गया है, तो ये जीरो, ये सरका ही नहीं, इसका गति परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो ये हो गया जी, पहला हो जाएगा लौह चुंबकीय जो बहुत फास्ट चला। दूसरा हो जाएगा अनुचुंबकीय जो चला लेकिन धीरे चला, और जो बिल्कुल नहीं चला हो गया भैया प्रतिचुंबकीय। तो आज तीनों का डिफिनेशन आप समझ गए, तो आप कोई सा भी बात इसमें छुपा नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब उदाहरण खाली है। अनुचुंबकीय में आप रख लेंगे एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, ये सब, सोडियम वगैरह। प्रतिचुंबकीय जो चिपकबे नहीं करेगा, प्लास्टिक, रबर, ये सब रख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा लौह चुंबकीय वैसा जो बहुत ज़्यादा चिपकेगा, जैसे लोहा, निकेल, है ना, ये सब काफ़ी ज़्यादा, कोबाल्ट, ये सब काफ़ी चिपकते हैं, है ना। इनके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला या गॉस, टेस्ला या गॉस होता है ना। जबकि चुंबकीय प्रवाह पूछेगा ना तो वेबर, प्रवाह पूछेगा तो वेबर, प्रवाह बेप्रवाह हो जाता है, चुंबकीय प्रवाह बेपरवाह हो जाता है, मतलब वेबर हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला या गॉस। तो जब भी प्रवाह पूछेगा तो वेबर ही लगाइएगा, ऑप्शन में दोनों दिया रहता है। चुंबक को गर्म अगर आप कीजिएगा या फिर उससे पीटिएगा हथौड़ी से, तो क्या होगा, चुंबकत्व का मान घटेगा। अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं, स्टील से। यह स्टील कई प्रकार के होते हैं, मिश्र धातु को मिला के भी अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, लेकिन शर्त क्या है कि मिश्र धातु में जो चीज़ होना चाहिए वो लौह चुंबकीय होना चाहिए। जैसे अलनिको से आप भी चुंबक बना सकते हो। इसमें एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, ये जो है आपका निकेल और कोबाल्ट, ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो इनको मिला के भी बनाया जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि आप चुंबक को जो है, अस्थायी चुंबक को मिश्रण से भी बना सकते हो, लेकिन बशर्ते वो मिश्रण का बनावट किसका होना चाहिए, लौह चुंबकीय पदार्थ का होना चाहिए, है ना। इसके अलावा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम यहाँ पे आपको बताना है भैया, पिद्रुतलागल, इस प्रकार से नाम है। पिद्रु पर्वत भी इसे शॉर्ट में कहते हैं। आपने एक चीज़ कहानी सुना भी होगा कि जब बजरंगबली, है ना, श्रीलंका से जा रहे थे तो वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग
गया, उनको जो है बजरंगबली को जो है बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप मत जाइए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुझे याद करोगे रियल अच्छे मन से और दुख में होंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो कहा जाता है कि पितृ पर्वत पे आज भी बजरंगबली जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे है ना, मान्यता है भाई, और हो सकता है प्रकृति ही सर्वोपरि है भैया, अपन कुछ भी नहीं है, ठीक है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी जलीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। ब्रिटिश सरकार के चंगुल से 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी कोलंबो था, अब भी है। जयवर्धने पुराकोट्टा नया बना है। श्रीलंका में एलिफेंटा पास है, जाफना प्रायद्वीप है, हम्बनटोटा बंदरगाह है, ये सभी श्रीलंका के अंदर स्थित है। श्रीलंका के शास्त्रीय नृत्य फॉर्म को कंडियान कहते हैं। ये आपके जो है CPO MTS पिछले साल दोनों एग्जाम में पूछा गया था। और शासकीय भाषा श्रीलंका का सिंहली और तमिल दोनों है, जिसमें सिंहली ज़्यादा बोला जाता है। श्रीलंका को पहले सिलोन भी कहते थे। भारत का जो सीमा है ना, मन्नार की खाड़ी, राम सेतु और पाक जलडमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका से अलग होती है या तय होती है। भूटान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है पुनसम। भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा और अधिकांश निवासी है बौद्ध धर्म के। श्रीलंका में भी अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म को ही कर लीजिएगा। इनके अलावा चीन में जो है ना मंदारिन भाषा बोली जाती है, इसे चाइनीज कहते हैं। चीन की सबसे ऊँची चोटी लाहौत से, ये दुनिया का चौथा सबसे ऊँचा चोटी है और भाषा है मैंडारिन। देखिए जो चौथा है ना, भाषा बता दिया था। यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग यहाँ भी ज़्यादा रहते हैं, चीन में भी बौद्ध धर्म के लोग ही ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका ये लाहौत से है, इससे 3 बड़ा मतलब ऊंचा पर्वत होगा। तो सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरा K2 है और तीसरा आपका कंचनजंगा है ना। इसका ऊंचाई है 88-50 मीटर 0.5 मीटर। इसका है आपका 86-11 K2 का, और इसका है आपका 85-86 मीटर। और चौथा आपका लाहौत से है ना, जो चीन के अलावा दूसरे देश में भी साझा करता है, लेकिन चीन का भी माना जाता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊँची पर्वत माउंट एवरेस्ट बता ही दिया, यही चीज़ मैं लिख के बताया, जिसका हाइट भी लिखा था मैंने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो ये जॉर्जिया गोस्पोडिनोव जो बुल्गारिया के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारियन लेखक जॉर्ज गैस्पिडेव के उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है ना। अगर आप बात करेंगे बुकर का, तो बुकर ज़्यादा महंगा पुरस्कार होता है रिलेशन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के। बुकर पुरस्कार पुराना पुरस्कार भी है। मेन बुकर पुरस्कार जो ओरिजिनल है ना, इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था, और जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 2005 में हुआ था, ठीक है भाई। अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण हेतु इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया जाता है। किताब चाहे कोनो भाषा का हो, लेकिन अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, कोई कर दिया, तो फिर इस पुस्तक को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार विजेता भारतीय मूल की गीतांजलि श्री रेत की समाधि के लिए थी, और 23 में अभी आपके सामने है बुल्गारियन लेखक, है ना, टाइम शेल्टर के लिए। 2023 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार जॉन फांसे को दिया गया है, और ये आपके सामने जो है नोबेल पुरस्कार का लिस्ट है, इसे जरूर ध्यान रखें। मैंने कहा कि ये जो तीनों सिंगल है, इनको जरूर याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिहाज से। जॉन फांसे जो है ये आपके नॉर्वे के रहने वाले हैं, इसकी नागरिकता भी याद रखिएगा, जिसे इस बार का साहित्य में मिला है। इसके अलावा क्लॉडिया गोल्डन जो इकोनॉमिक्स में मिला है, ये आपका USA के रहने वाली है और सिंगल मिला है, तो ये भी पूछे जाएंगे। और ये आपका नरगिस मोहम्मदी ये ईरान के रहने वाली है, जिसे आपका जो है शांति में मिला है। तो ये सभी के तीनों को जरूर ध्यान रखिएगा। बाद बाकी नोबेल का इतिहास पहले ही बता चुके हैं, 1901 से स्टार्ट होता है, पहले 5 क्षेत्र में, बाद में इकोनॉमिक्स के स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा ऐड किया जाता है और 6 क्षेत्र हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ है, चित्रकूट में है। देखिए चित्रकूट जहाँ रामचंद्र से जुड़े हुए तीर्थ स्थल भी है। चित्रकूट को आप कड़वी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कड़वी भी कहते हैं। और चित्रकूट वगैरह में क्रेशर का धंधा बहुत होता है। क्रेशर मतलब खड़ी तोड़ने का धंधा। ये बुंदेलखंडी रीजन का स्टेशन है, जो आप मानिकपुर से जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय भी है रामपुर में। इसके अलावा काशी विद्यापीठ, बनारस के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्ता जो है काशी विद्यापीठ के। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं, इन्हें भी ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है ना, लखनऊ में। इसके अलावा सिडबी का मुख्यालय भी लखनऊ में है, और 20 अनुसंधान केंद्र जो है ना जहरवाला, ये भी लखनऊ में ही है ना। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के है ना मतलब धरोहर, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने एक दिन उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में जिक्र कर ही लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स सिर्फ राज्य सरकार ही लगा सकता है? जो टैक्स है ये सिर्फ राज्य सरकार ही लगा सकता है। आपके ऑप्शन है इनकम टैक्स, मनोरंजन कर, संपत्ति कर, निगम कर। इसमें से जो है राज्य सरकार का फुल्ली ये मनोरंजन कर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब प्रत्यक्ष कर होता है, और इनकम टैक्स आप सीधे जो है केंद्र सरकार को चुकाते हो, है ना। उसमें से हिस्सा अलग है ना, लेकिन जो है
आप सीधे सीधे चुकाओगे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। आप सीधा अपना टैक्स जो है आपके सैलरी से जो भी या फिर जो भी जिस प्रकार से आप कमाते हो, आपका सीधा टैक्स सरकार के पास जाएगा। और कहाँ जाएगा भैया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु, जैसा कि आज दिन वाले वीडियो में हमने बताया था। इसके अलावा अब भारत के सभी प्रकार के डायरेक्ट टैक्स के जगह इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स जो है अप्रत्यक्ष कर, उनके जगह पे जीएसटी आ गई 2017 से। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33। मैं बताया था कहाँ से 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो है आते हैं 31, और 2 कहाँ से आते हैं? तो 2 आते हैं आपके केंद्र सरकार के द्वारा। 279 ये आर्टिकल जो है जीएसटी परिषद से संबंधित है। इसकी अध्यक्षता भारत में वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी का ढांचा भारत में 0, 5%, 12, 18 और 28% है। ठीक है भाई। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाली अन्य टैक्स में जो है आपके स्टाम्प ड्यूटी है, राज्य उत्पादन शुल्क है, भू राजस्व इत्यादि। इसके अलावा वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार अग्रवाल। और वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 में किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। और 2024 को जो है ना ये घोषित किए हैं जी कैमलिट्स के रूप में। कैमलिट्स मतलब ऊँट, कैमल से बना है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और ये सभी जो शाखा है इसके मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय है आपका द हेग, नीदरलैंड में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत कुल कितने आर्टिकल समानता के अधिकार की गारंटी देती है? तो 5। 14 से 18 गिनती कीजिएगा, 5 को आर्टिकल होगा जो इक्वलिटी का राइट देता है। भारतीय संविधान की जो मौलिक अधिकार है अमेरिकन संविधान से लिया गया है, 12 से 35 के आर्टिकल के बीच में रखा गया है। 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है, 1978 से पहले 7 हुआ करता था। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाकर आर्टिकल 300 के ए में एज अ विधिक अधिकार के रूप में अभी वर्तमान में रखा गया है। 14 से 18 की बात करेंगे तो ये समानता का अधिकार होता है। 14 में समता, 15 में जाति धर्म लिंग आधार पर भेदभाव निषेध है, 16 में अवसरों की समानता, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 सजादी के मामले में छूट है, 21 निजता का अधिकार है, और 22 जो है आपका ये भी सजा को जो है प्रोटेक्शन देता है, और 23 और 24 आपको जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 30 अल्पसंख्यक हित, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा का है। सुप्रीम कोर्ट इसी से रीट जारी करते हैं। साथ ही साथ है ना इसी आर्टिकल के थ्रू कोई भी एक आम नागरिक जब इसका मौलिक अधिकार का हनन होगा तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति तत्व में क्या मूल अंतर है भाई? तो मौलिक अधिकार जो है समय के अनुसार बदल सकता है, लेकिन डीपीएसपी कभी भी नहीं बदलता है। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किस किले में कैद किए थे? तो आगरा के किले में कैद किए थे। अब ऐसे प्रश्न में एक और प्रश्न आता है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? तो आगरा में ही कैद किया था। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच प्रसिद्ध धर्मत की लड़ाई कब हुई थी? तो 1658 में। लेकिन औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच जो निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुआ ना, ये देवराई की लड़ाई है। देवराई की लड़ाई जो है 1659 में हुआ। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि कैसे हुआ, क्या क्यों मैं ये लिखा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 2 युद्ध हुआ। एगो 1539 में चौसा का युद्ध, हार गया हुमायूं, लेकिन सत्ता में नहीं आया शेरशाह सूरी। फिर 1540 में हुआ कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें हारा ना तो हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और शेरशाह सूरी जो है सूर्यवंश की स्थापना कर लिया। उसी प्रकार से देवराई के युद्ध के परिणाम स्वरूप औरंगजेब को जो है सत्ता मिला था। ठीक है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस जो पुणे में है वहाँ रखा गया था। लाल काल कोठरी की घटना जो है बंगाल में हुआ था, जहाँ बहुत सारे एक छोटे से संकीर्ण जगह में बहुत सारे अंग्रेज को बंद कर दिया गया था जो दम घुट के मर गए थे। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे किसे चुना गया है? ठीक है, तो विशाल बी शर्मा को। करंट का क्वेश्चन है। WTO जो आपका विश्व व्यापार संगठन है, इसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधि ब्रिजेंद्र नवनीत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची है। WHO हेल्थ वाले में जो मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर सेलेक्ट होने वाले भारतीय सौम्या स्वामीनाथन है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे, नो डाउट। इसके अलावा विश्व बैंक में भारतीय मूल के शैक्षणिक सलाहकार कौन है? रंजीत सिंह दिसाले। और वर्तमान में विश्व बैंक के जो चीफ हैं अजय सिंह बंगा, ये भी भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकन है। और विश्व बैंक में CFO कौन है? अंशुला कांत, ये भी भारतीय मूल के हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको रियल में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और इस PDF के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 93 है ना 72 69 32 25 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, या फिर डायरेक्ट इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसी नंबर का क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।